हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी, है ना। तो भैया फोर्थ ग्रेड वाला दिन का हो गया है, उनका बहुत बहुत बधाई। और नहीं हुआ तो अपनी तैयारी को दोबारा कंटिन्यू करें। बार बार इसी चीज को लेकर तो नहीं बैठ सकते। अपनी तैयारी को दोबारा से शुरू करें, जीरो से अपनी तैयारी को दोबारा से शुरू करें। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। आज का जो अपना टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है गैसीय नियम। गैसीय नियम यानी कि ये जो टॉपिक है वो आपका स्पेशली गैसों के लिए है। वैसे तो ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री का है, किसका है, सॉरी फिजिक्स का है। और केमिस्ट्री अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है वो फिजिक्स में भी लगता है और केमिस्ट्री में भी लगता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों में ये टॉपिक लगता है। तो केमिस्ट्री में अपने इसकी हल्की फुल्की बातें करेंगे, और जो फिजिक्स का अपना टॉपिक होगा थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी, उसमें इसके बारे में अच्छे से और डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं बनाना है इसको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ज्यादा बातें नहीं करते हुए करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। अब जो गैसों का प्रसार होता है या जो गैसों का संपीड़न होता है ना, वो गैसों के कुछ नियम्स होते हैं, उस पर आधारित होता है। ठीक है, तो गैस का पहला नियम है बॉयल का नियम। किसका नियम? बॉयल का नियम। और मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि जितने भी अपने साइंस के जो नियम होते हैं वो वैज्ञानिक लगभग अपने नाम पर ही रखते हैं, लगभग अपने नाम पर ही रखते हैं। तो बॉयल नामक एक वैज्ञानिक था, उसने ये नियम दिया था। तो इसकी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, कंसंट्रेट रखना क्लास में। ठीक है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर यानी इसका मतलब क्या है कि आप जब इस नियम को अध्ययन करेंगे तब क्या करना है आपको, जब आप इस नियम का अध्ययन करेंगे तब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। ठीक है, तो करते हैं अपने इसका शुरू। क्या बोली है इसने? पहली बात कि गैसों को स्थिर ताप पर अपने अध्ययन करें, कि किसी भी कोई भी गैस है तो उसका अपने टेम्परेचर क्या रख दें? कांस्टेंट रख दें, यानी कि स्थिर रख दें, टेम्परेचर रहेगा। और टेम्परेचर यानी कि ताप को लिखते हैं टी से, याद रखना है ताप को किससे लिखेंगे? टी, यानी कि टेम्परेचर। कमेंट सेक्शन में बताना ताप का मात्रक क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताप का मात्रक क्या होता है ना। चलिए, तो ताप क्या रहेगा? यहां पर स्थिर रहेगा। अब ताप है स्थिर। अब गैसों का नियम क्या कहता है, बॉयल का नियम, कि यदि किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लो जी, इसने बोला है कि अगर हम ताप को क्या कर दें? कांस्टेंट रख दें, यानी कि ताप को क्या रख दें? स्थिर रख दें। जैसे, तो सुनना एक एक बात को ध्यान से, ताप को क्या रखा? कांस्टेंट रखा, स्थिर रख दिया। अब किसी गैस का जो स्थिर आयतन है या जो निश्चित आयतन है, निश्चित आयतन यानी कि आपने किसी गैस की एक मात्रा ली, वो मात्रा है निश्चित, तो उसका जो आयतन है ना वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? दाब के व्युत्क्रमानुपाती। अब आपको पता है, अब आपको पता है कि ये नियम क्या कहता है, सुनना इस नियम को भी ध्यान से। इसने कहा है कि ताप हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, और अगर हम वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन किसके व्युत्क्रमानुपाती है? दाब के। आयतन किसके व्युत्क्रमानुपाती है? दाब के। यानी कि अगर आप दाब को बढ़ाओगे ना तो गैस का आयतन कम हो जाएगा। अगर आप दाब को बढ़ाओगे तो गैस का आयतन कम हो जाएगा, और जैसे ही आपने दाब को कम किया तो गैस का आयतन ज्यादा हो जाएगा। दोबारा से सुनना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ताप को आपने नहीं बदलना है, ना ही तो आपको ताप को कम करना है और ना ही आपको ताप को बढ़ाना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर किसी गैस का आयतन क्या है आपके पास? निश्चित है। ठीक है, निश्चित आयतन है कि गैस इतनी आयतन का है, तो उसको अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना उस पर, तो आयतन में आपने प्रेशर को बढ़ाया तो आयतन में क्या आई? कमी। जैसे ही आपने प्रेशर को कम किया तो आयतन में हो गई वृद्धि। ये नियम बॉयल का नियम ये कहता है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम अपने घरों में ना गैस सिलेंडर देखते हैं। क्या देखते हैं? गैस सिलेंडर देखते हैं। ठीक है,
तो उसमें लगभग 15 केजी गैस भरी होती है, एवरेज 15 केजी गैस भरी होती है। जब कभी आए ना दोबारा आप या बाजार से गैस सिलेंडर लेने जाओ या आपके घर पे वो डिलीवरी करने आते हैं गैस सिलेंडर की, तो उस टाइम आप एक चीज नोटिस करना। क्या नोटिस करना? आप नोटिस करना कि जैसे ही आप उस गैस को उठाकर अपने रसोई घर में लेके जाओगे ना, आपको गैस छलकती हुई दिखाई देगी। दिखाई नहीं मतलब ऐसे फील होगी कि गैस भारी है, छलक रही है। तो उस गैस को ना क्या किया जाता है, दाब पर उसका आयतन कम किया जाता है, यानी कि आयतन में क्या लाई जाती है, उसके कमी लाई जाती है। गैस का क्या किया जाता है, संपीड़न किया जाता है, यानी कि उसके आयतन में कमी आ गई। क्यों कमी आई? क्योंकि उस पर दाब बढ़ाया। अब जैसे आप ये काम आप अब जो मैं बता रहा हूं वो आप करना मत, लेकिन सुनना। जैसे मान लीजिए उस पर आपने रेगुलेटर लगाया या कुछ और मतलब पिन वगैरह लगाई, तो उससे उसका प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, तो उससे गैस बाहर निकलने लगी। यानी कि प्रेशर कम हुआ तो गैस का क्या हुआ, प्रसार हुआ, आयतन में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इस बात का मतलब यही है कि किसी गैस की निश्चित मात्रा हो और ताप क्या हो आपकी स्थिर, तो उसका गैस के आयतन में कमी कब आएगी, जब आप प्रेशर को बढ़ा दोगे। और अगर आपने प्रेशर को कम किया तो आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये बात कहता है आपका बॉयल का नियम। ठीक है, लिख लेना भाई, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या अनुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए दोबारा से एक बार और देखते हैं इसको। क्या कहा है कि स्थिर ताप पर, फिर वही बात, ताप क्या है, स्थिर है। गैस का दाब बढ़ाने पर, गैस पर आप दाब को बढ़ा दोगे तो आयतन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाएगा और दाब घटाने पर आयतन क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। गैस का दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम और दाब कम करोगे तो आयतन ज्यादा। ये देखो V समानुपाती 1/P। आपने V बढ़ाया तो P कम, आपने P बढ़ाया तो V कम। ये समीकरण बॉयल का नियम कहता है और ये आपको नोट डाउन करनी है। और इसके बाद में समानुपाती के बाद में V बराबर R बटा में हम P लिख सकते हैं, R बटा में P लिख सकते हैं। सर ये R कहां से आया, तो ये R एक नियतांक होता है, यानी कि इसका कांस्टेंट मान होता है। R क्या होता है आपका, एक नियतांक होता है। अब जिन बच्चों की थोड़ी सी मैथमेटिक्स कमजोर है तो वो इतने समीकरण याद कर लें, यहां तक एग्जाम में यहां से वो क्वेश्चन डाल देता है। और अगर जिसकी स्ट्रॉन्ग है तो वो आगे डेरिवेशन पे चलेंगे, समझाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, बाद में आप बोलोगे सर ये क्या करवा दिया आपने, हमने तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। इतनी बात समझ में आई, V बराबर R बटा में P, क्योंकि पहली बात है V समानुपाती 1/P, तो V बराबर R बटा में P, और R आपका क्या है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। जिन बच्चों को साइंस है उनको ये चीजें पता होती हैं, और जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। R एक कांस्टेंट होता है, यानी कि किसी भी समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं, समानुपाती का जब हम निशान हटाते हैं, समानुपाती का मतलब बराबर नहीं होता। अगर समानुपाती का मतलब होता है, यानी कि ये जो निशान है, अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, चलो आपको समानुपाती वाला कंफ्यूजन क्लियर दूर करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ है A समानुपाती B, तो मतलब क्या है, अगर आपने A को बढ़ाया तो B अपने आप बढ़ जाएगा, और अगर आपने A को कम किया तो B अपने आप कम हो जाएगा। अब इसके 1/, में आ गया, मतलब ये कंडीशन हो गई। अब A समानुपाती 1/, में B, इसका मतलब है कि अगर आप A बढ़ाओगे तो B कम होगा, और B बढ़ाओगे A को कम करोगे तो B बढ़ जाएगा, यानी कि एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो ये बराबर नहीं होते, समानुपाती एक बढ़ाओगे दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरा बढ़ाओगे तो एक कम हो जाएगा, इस चीजें से चलती है। लेकिन इनको बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट मान रखा जाता है जिससे कि चीजें बराबर हो जाए, इसका मान स्थिर होता है। अब आप ये बढ़ाओगे, ठीक है, मान लीजिए आपका इसको बढ़ाया तो इसको इसके साथ कैलकुलेशन करके आप इसको निकाल सकते हो, इसको कम किया तो इसके कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हो। इस तरह से चीजें कैलकुलेटिव होती है, इसे बोलते हैं फिजिक्स का डेरिवेशन। ठीक है, अब इसने बोल दिया, देखो आप इसको पहले समीकरण क्या लिख सकते हो, V समानुपाती 1/, में P, या P समानुपाती 1/, में V, या V बराबर R बटा में P। ठीक है, तो अगर मैं इस R को यहां लेके आऊं इधर वाली साइड, तो VPV बराबर R हो जाएगा, या इस P को, ये बटा में है
ये P यहां पर R के बटा में है, ये इसको यहां पर लेके आऊं तो ये P भी बराबर R हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, PV बराबर R। अब देखो PV बराबर R आपने सॉल्व कर लिया, यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हमेशा एक नियतांक होगा। क्या होगा? एक कांस्टेंट मान होगा। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक नियतांक होगा। इस बात का मतलब ये होता है। चलिए, या P1V1 बराबर P2V2, ये भी आपको, ये एक गैस के दो अलग अलग आयतन और अलग अलग प्रेशर है, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, अर्थात स्थिर ताप पर, यानी कि इस बात का मतलब क्या है, अर्थात स्थिर ताप पर। अब देखो बॉयल के नियम में आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, टेम्परेचर को आपने यहां पर कहीं नाम ही नहीं लेना। टेम्परेचर को तो आपने पहले ही कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को तो आपने पहले ही कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन और दाब का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। ये बात, किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन V और दाब P का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा? एक निश्चित रहता है, यानी कि हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। पुनः देखते हैं। अब आपको पता है कि V का बराबर, V क्या होता है? वॉल्यूम होता है, आयतन होता है ना। ठीक है, V क्या होता है आपका? V बराबर आयतन ही तो होता है, V बराबर आयतन। ठीक है, अब एक सूत्र याद कीजिए, घनत्व का क्या सूत्र होता है? घनत्व को D से लिखते हैं, तो घनत्व को शायद द्रव्यमान बटे आयतन लिखते हैं, M बटा में V। तो क्या मैं इस को यहां लेके जाऊं तो ये V बराबर M बटा में D बन जाएगा? हाँ जी सर, बन जाएगा। तो अब यहां पर यही किया है, V1 की जगह हम M बटा में D1 करेंगे और V2 की जगह M बटा में D2 करेंगे। सर M क्यों नहीं M1 और M2 किया? तो एक ही गैस के लिए द्रव्यमान तो हमेशा निश्चित रहेगा। अब इसको, इस मान V1 को और इस V2 को, किंतु बॉयल नियम अनुसार इसमें हम बॉयल नियम अनुसार में इसमें फिट कर देंगे। यानी कि बॉयल का नियम क्या कहता है? P1V1 बराबर P2V2। P1V1 बराबर, ये देखो बॉयल का नियम हमने यहां पे किया था ना, ये सारे बॉयल के नियम है भी, ये वाला भी बॉयल का नियम है, ये वाला भी बॉयल का नियम है, ये वाला भी बॉयल का नियम है, ये वाला भी बॉयल का नियम है। यानी कि ये एक ही बात को घुमा फिरा के इसने 5 अलग अलग समीकरण, छोटी छोटी सूत्र बना दिए 5। ठीक है, कैसे भी घुमा लो, जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है तो उनको तो ये चीजें घुमानी आती है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर रखने का प्रयास करूं, V1 की जगह क्या लिखूंगा? M बटा में D1 और V2 की जगह M बटा में D2 लिखते हैं। फिर तो क्या लिखा? P1 V1 है तो V1 की जगह M बटा में D1 लिख दिया, बराबर P2 M बटा में D2। तो ये M से M कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा सर? आपके पास बचा P1 बराबर P2 अपॉन में D1 बराबर D2, ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, अब P1 V1 D1 बराबर, यह भी आपका क्या होता है? एक नियतांक होता है। इसको सॉल्व करोगे ये भी आपका एक कांस्टेंट मान आ जाएगा, अर्थात P इज नॉट इक्वल टू D, यानी कि P कभी भी घनत्व के बराबर नहीं होता। इस बात का मतलब ये है। ठीक है, अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके घनत्व के समानुपाती होता है, बराबर नहीं होता, समानुपाती होता है ना। तो समानुपाती है, बराबर में है तो ये भी घनत्व के समानुपाती होता है। तो बॉयल के नियम में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, एक बार फटाफट मैं रिवाइज कर देता हूं। बॉयल के नियम में, बॉयल का नियम अगर आपको समझ में आ गया तो सारे डाउट आपके क्लियर हैं। चलिए, बार बार देखना पड़ता है माइक। चलिए, बॉयल के नियम में पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो बॉयल का नियम है, जो आपका बॉयल का नियम है, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो गैसीय नियम है, यानी कि वो नियम किस पर लगेगा? गैसों पर लगेगा। दूसरी बात, इस पर पहली बात क्या है? गैसों पर लगेगा। दूसरी बात, ये नियम किसने दिया? बॉयल नामक एक वैज्ञानिक ने। तीसरी बात, यह नियम कब काम करेगा? जब ताप क्या हो? स्थिर हो। चौथी बात क्या है? बॉयल का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, ठीक है सर आगे बोलिए, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दाब बढ़ाओगे तो जो आपका आयतन है वो कम हो जाएगा, आयतन बढ़ाओगे तो दाब को कम करोगे तो आयतन बढ़ जाएगा, यानी कि V समानुपाती 1 बटा में P,
या P समानुपाती 1 बटा में B, या B बराबर R बटा में P, R आपका यहां पर रहेगा कांस्टेंट, या PV बराबर R, या P1 V1 बराबर P2 V2। अब आपको पता है V बराबर M बटा में D होता है। कैसे होता है? ये रहा आयतन V, घनत्व का सूत्र होता है D बराबर M बटा में V। तो इसको मैं यहां पे लेके जाऊं तो ये सूत्र मेरे पास बन सकता है। ठीक है, तो अलग अलग गैसों के आयतन और घनत्व में भी फर्क आएगा, द्रव्यमान सेम रहता है, तो V1 बराबर M बटा में D1 और V2 बराबर M बटा में V2। अब ये समीकरण सॉल्व करोगे, P1 V1 में V1 का मान रखोगे, V1 का मान क्या था? M बटा में D1 और V2 का M बटा में D2। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये M से M कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपके पास बचेगा P1 बटा में D1, P2 बटा में D2। ये आपका एक नियतांक होता है, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि जो किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का जो दाब होता है वो घनत्व के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाओगे तो घनत्व भी बढ़ जाएगा, है ना। आयतन कम होगा तो घनत्व ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर देखो आयतन क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से भी एक चीज और निकल के आ रही है, गैस पर दाब बढ़ाओगे तो उसके घनत्व में क्या है? घनत्व में वृद्धि होगी। दाब बढ़ाओगे तो घनत्व में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि कण पास पास आएंगे, कण क्या होंगे? पास पास आएंगे। तो बस ये बात यहां से आपकी क्लियर हो जाती है। उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं, इसको मैं नोट डाउन कर लो, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए, पहला नियम हो गया बॉयल का नियम। दूसरा है दाब का नियम। कौन सा है? दाब का नियम। दाब का नियम क्या कहता है? ये जो दाब का नियम है, इसमें आयतन क्या रहेगा? आयतन आपका स्थिर रहेगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें कहा है कि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब। अब गैस का आयतन स्थिर है तो उसके अब गैस में क्या होगा? द्रव्यमान तो होगा, सीधी सी बात है, द्रव्यमान तो होगा। और द्रव्यमान का जो दाब है, दाब को लिखते हो आप P से, द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुमानुपाती, परम ताप के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। परम ताप यानी कि T। इसका मतलब यह है कि आपने वॉल्यूम स्थिर रखा है, वॉल्यूम स्थिर रखा है, वॉल्यूम क्या रखा है आपने? स्थिर रख लिया, आयतन में आपने कोई चेंज नहीं किया। तो अगर आप किसी गैस पर ताप बढ़ाओगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, ताप को कम करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर? ताप को बढ़ाओगे तो दाब को बढ़ाओगे तो ताप को बढ़ाओगे तो दाब बढ़ जाएगा, और ताप को कम करेगा तो दाब भी आपका कम हो जाएगा। इसको कैसे याद करोगे? चलो समझाते हैं इसको भी। आपको पता है गैसों में क्या होता है, जब हम गैसों को गर्म करते हैं या गैसों को ताप देते हैं तो उसमें क्या होता है? कणों का प्रसार होता है। आयतन क्या है गैस का हमारे पास? पहले ही स्थिर। तो सीधी सी बात है, आयतन तो गैसों का निश्चित है, यानी कि बाहर तो वो नहीं जा सकते। आयतन निश्चित है, बाहर तो नहीं जा सकते, तो बाहर तो बेचारे जाएंगे नहीं, तो वो अपने क्या करेंगे? दबाव भी तो बनाएंगे चारों तरफ। जैसे प्रेशर कुकर देखा होगा, है ना। तो प्रेशर कुकर का जो नियम है वो दाब पर ही काम करता है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि आप प्रेशर कुकर पर आप जब कोई सब्जी वगैरह बनाते हो तो आप उसका ढक्कन पूरा प्रॉपर से बंद रखते हो ना। तो आपने इस पर प्रेशर कुकर पर ताप दिया तो उसमें क्या हुआ? कणों का प्रसार हुआ। अब जल है जो वाष्प में बदला, अब वाष्प वो बढ़ रही है, लेकिन वो कुकर आपने देखा होगा कोई टाइम आता है तो कुकर सीटी बजाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी लिमिट होती है दाब की। जैसे उसका लिमिट को क्रॉस करता है तो सीटी अपने आप, दाब की वजह से सीटी अपने आप उठ जाती है ऊपर, और जो एक्स्ट्रा गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। सपोज कीजिए सीटी ना बजे, सपोज कीजिए वो सीटी ना बजे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, कुकर प्रेशर की वजह से फट जाएगा, कुकर भी प्रेशर की वजह से फट जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से उस पर सीटी लगी होती है, और अपने आइडिया लगा लेते हैं 2 सीटी 3 सीटी होगी या सब्जी बन गई है। और आप एक चीज और नोटिस करना, जैसे आप हाथ से उतारते हो तो आप तुरंत ढक्कन नहीं खोलते,
उसकी सारी हवा बाहर निकालते हो, सारी हवा आप उससे बाहर निकालते हो, उसके बाद उसका ढक्कन खोलते हो। ठीक है, तो आप जैसे अगर आपने तुरंत उसका ढक्कन बाहर निकाल दिया, बिना सीटी बजाए उसका ढक्कन आपने उतारने की कोशिश की, तो आप जल भी सकते हो, हादसा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कुकर पर सीटी लगी होती है। ठीक है, तो जैसे ही आपने टेम्परेचर को कम किया तो धीरे धीरे उसका दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि गैसों का प्रसार है वो रुक जाएगा। धीरे धीरे कण वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगे और सारा काम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दाब का नियम कहता है। ठीक है, अब सुनते हैं दाब का नियम आगे और क्या कहता है। तो किसी गैस, अब आपको समझ में आ गया होगा दाब का नियम। तो किसी ये जो दाब का नियम है वो स्थिर आयतन पर काम करेगा। तो किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप यानी कि उसका एक लिमिट होगी, उसके बाद में आप बढ़ाओगे। ऐसे तो है नहीं कि जैसे ही आपने कुकर पर दाल चढ़ाई वो तुरंत ही सीटी बजाने लग जाएगा, नहीं, उसका कोई एक लिमिट तो होगी, उसके बाद ही वो गैसों का प्रसार करने लगेगा। तो जहां से वो गैसों का प्रसार करने लगता है, तब वो जो जिस टेम्परेचर वो कणों का प्रसार कर रहा है, वो ही उसका क्या होता है, परम ताप होता है। समझ में आ रही है? जहां पर भी वो अपनी गैसों का प्रसार करना लगेगा, वो ही उसका परम ताप होगा, और तभी तो वो बाद कुछ टाइम बाद में वो जब उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तब वो सीटी ऊपर उठ जाएगी। ऐसे तो है नहीं तुरंत आपने ताप दिया और तुरंत सीटी बज गई, नहीं। तो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगली बात क्या कहता है, स्थिर आयतन पर। आयतन क्या है, दाब के नियम स्थिर है। यदि किसी गैस का ताप बढ़ाया जाता है तो दाब बढ़ता है, ताप बढ़ाओगे तो दाब बढ़ जाएगा, यानी कि T समानुपाती P, वही बात कर रहा है। यदि ताप घटाया जाता है तो ताप कम हो जाएगा, यदि ताप को घटाया जाता है तो दाब क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ताप बढ़ाओगे तो दाब बढ़ेगा, दाब घटाओगे तो ताप कम होगा, बस। ठीक है, ये बात ये कह रहा है। यदि स्थिर आयतन पर, आयतन क्या है V, और किसी गैस की निश्चित मात्रा का द्रव्यमान का दाब P और ताप T हो, तो आयतन क्या है आपका, स्थिर है, तो P समानुपाती T या P बराबर XT। समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लगाना पड़ता है, जो x क्या है आपका, एक नियतांक है। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं P बटा में T बराबर x, जो पीछे हमने किया था वही काम। फिर P1 बटा में T1, P2 बटा में T2, या P1 T2 और P2 T1। अब आप कहोगे सर वहां तो P1 V1 था, यहां पर T2 V2 था, तो वो व्युत्क्रमानुपाती में है, यहां से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों आपको P समानुपाती T या P बराबर x बटा में T या P बटा में T बराबर x एक नियतांक है। ये पांचों के पांचों आपको याद रखने हैं, एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। ये आपका दाब का नियम है। तीसरा नियम है आपका चार्ल्स का नियम। क्या है, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स नामक वैज्ञानिक था, इसने भी गैसों के लिए नियम दिया था, क्योंकि हम गैसीय नियम तो पढ़ रहे हैं, गैसीय नियम तो पढ़ रहे हैं, तो गैसों के लिए नियम होगा और किसके लिए होगा, है ना। चलिए, तो ये चार्ल्स का नियम क्या कह रहा है कि ये जो नियम काम करेगा वो स्थिर दाब पर करेगा। इस बार क्या है, P कांस्टेंट है। P क्या है आपका, कांस्टेंट। देखो बॉयल के नियम में क्या कांस्टेंट था, P कांस्टेंट। दाब के नियम में क्या कांस्टेंट था, V कांस्टेंट। और चार्ल्स के नियम में क्या कांस्टेंट था, P कांस्टेंट। ये आपको तीनों बातें ध्यान में रखनी है, एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, बॉयल का नियम क्या कहता था, P समानुपाती 1 बटा में V, और ये क्या कहता है, P समानुपाती T। तो ये क्या कहेगा, ये कहता है चार्ल्स का नियम क्या कहता है, ये देखते हैं। ये छोटी छोटी बातें आप नोट कर लोगे ना, आपका काम चल जाएगा। स्थिर दाब पर, सरदाब तो स्थिर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, आयतन लो जी, आयतन लिख दिया, उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ताप की क्या होता है, समानुपाती होता है। दाब आपने स्थिर रख दिया, तो वही बात, दाब स्थिर रख दिया, दाब आपने कोई एक्स्ट्रा दाब नहीं लगाना, तो वही गैसों पर आप क्या करोगे, ताप बढ़ाओगे तो आयतन अपने आप बढ़ेगा। दाब बस आपको स्थिर रखना है, तो आयतन गैसों का बढ़ेगा, गैसों का प्रसार। ठीक है, ये गैसीय प्रसार पर आधारित है। तो किसी गैस की अनुक्रम, यदि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा द्रव्यमान आयतन V व परमताप T हो, तो V समानुपाती T। अब यहां पर भी परमताप है, ऐसे तो है नहीं कि आपने तुरंत ताप दिया और गैसों का प्रसार होना शुरू हो गया, नहीं, पहले वो उसका एक लिमिट आएगी, उसके बाद में वो गैसों का प्रसार करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो V समानुपाती T। लो जी, अब मैं इसको
v बराबर क्या लिखूं, x बटा में t लिख सकता हूं, या v बटा में t इज इक्वल टू x लिख सकता हूं। वही बातें यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, सेम टू सेम है, कोई बात नहीं है। ये तीनों नियम को आपको पूरी एक परिभाषा ना याद हो ना, तो बॉयल के नियम में टाप को कांस्टेंट कर देना, दाब के नियम में बी को कांस्टेंट कर देना, और चार्ल्स के नियम में पी को कांस्टेंट कर देना। बॉयल के नियम में पी समानुपाती वी, बस तीन ही शब्द याद पी टी वी, बस ये तीन शब्दों को ही घुमाने हैं तीनों नियम में, बस और कुछ काम नहीं करना। इतने में आपका सारा ये काम हो जाएगा। बहुत बच्चों को टफ लगता है, लेकिन ये टफ नहीं है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अब आपने बहुत बार मेरे मुंह से एक बात सुनी होगी कि सर किसी भी चीज, कोई भी चीज आदर्श नहीं होती। मैं बोलता हूं कि एक समीकरण है आदर्श गैस समीकरण, कोई चीज स्थिर नहीं होती, कोई चीज 100% नहीं होती। वो आज हम यहां देखेंगे, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है, वो देखते हैं। अब अपने आदर्श गैस समीकरण को बनाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए, आदर्श गैस समीकरण क्या कहती है, उसको थोड़ा सा उसके बारे में अपने देख लेते हैं। चलिए, यह होती है गैस की अवस्था समीकरण का निर्माण, या गैस की अवस्था समीकरण। तो गैस की अवस्था समीकरण क्या कहती है, यानी कि गैस की अवस्था, गैस की अवस्था देखते हैं पहले, बाकी बात छोड़ो। अवस्था क्या हो सकती है, ताप हो सकती है, दाब हो सकती है, ताप हो सकती है, वॉल्यूम हो सकती है। इन तीनों में परिवर्तन से उसकी अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या है, किसी पदार्थ के स्थिर परिमाण के, यानी कि परिमाण क्या रखना है अपने को, स्थिर रखना है, दाब, ताप और आयतन में संबंध बनाने वाली समीकरण को अवस्था समीकरण कहते हैं। यानी कि इनका परिमाण क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, परिमाण क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और इन तीनों में जो संबंध दिखाएंगे, इन तीनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा। ताप, दाब, किसी भी गैस के लिए इन तीनों में आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा। हमने जो तीनों नियम पढ़े हैं ना, या दोनों नियम पढ़े हैं, दोनों तीनों जो नियम, इनका कैलकुलेशन है ये जो समीकरण है, वो तीनों को मिक्सअप करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो अलग अलग नियम बताए, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। क्या वास्तव में बॉयल का नियम ही काम करता है कुकर पे, चार्ल्स का नहीं करता? नहीं करता है। क्या कुकर पर चार्ल्स का नियम ही काम करता है, बॉयल का नहीं करता? करता है। क्या कुकर पर दाब का नियम ही काम करता है, चार्ल्स और बॉयल का नहीं करता? करता है। तो तीनों नियम का जो मिक्सचर बनेगा, उसकी एक जो समीकरण बनेगी, उसे ही बोलेंगे गैस की अवस्था समीकरण। और हमने तीन ही शब्द देखे हैं, ताप, दाब और आयतन, ठीक है। अब इसने बताया कि किसी गैस के 1 मोल, गैस की मात्रा कितनी ले ली, 1 मोल ले ली, के लिए बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम क्या कहता है, बॉयल का नियम कहता है P समानुपाती 1/V। हाँ जी सर, यहां पर ताप क्या होता है, कांस्टेंट बॉयल के नियम में। और चार्ल्स का नियम क्या कहता है गैस की अवस्था के लिए, चार्ल्स का नियम कहता है सर V समानुपाती T कहता है। इन दोनों का मैं संयुक्त रूप लिखूं, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का प्रयास करूं, तो क्या बनेगा मेरे पास? तो सर आपके पास बनना चाहिए P समानुपाती T बटा में V स्क्वायर, T बटा में V स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास बनना चाहिए। बोल के नियमानुसार हमारे पास ये बन गया। आपको पता है T और V दोनों बदलते रहते हैं, ये दोनों बदलेंगे, T और V बदलेंगे, ठीक है। स्थिर दाब पर देख लिया हमने। या अब क्या लिखें, अब इसको मैं ये हटाऊं, कौन, समानुपाती, तो P समानुपाती RT बटा में, सॉरी इसको समानुपाती को तो हटाना है ना, तो P बराबर RT बटा में V लिख देंगे। सर यहां पर V स्क्वायर, यहां पर V क्यों लिखा, तो समानुपाती का निशान हट गया, इस कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो R एक नियतांक है, इस R को बोलते हैं प्यारे बच्चों गैसीय नियतांक। क्या बोलते हैं, गैसीय नियतांक, ये आपको याद रखना है। चलिए, सर्वव्यापी नियतांक होता है यदि किसी गैस के लिए 1 मोल के लिए ताप क्या है। अब मैं इस समीकरण में ताप क्या रख दूं, T1 रख दूं किसी गैस के लिए, दाब P1 रख दूं और आयतन V1 रख दूं, तो मेरे पास क्या समीकरण होगी, ये सारे मान यहां पर लिखूं। तो P1 इज इक्वल टू R T1 अपॉन में V1, और उसी गैस के लिए अन्य ताप रख दूं, यानी कि इस बार मैं P2 बराबर R T1 अपॉन में, सॉरी T2 अपॉन में
V2, ये यहां पर किया हुआ है। दोनों को इक्वल करेंगे तो इसका मान जो आपका आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इसको सारे को कैलकुलेशन करने से मैं PV बराबर RT लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, ये यहां पर हो गया है, क्यों, R बराबर P2 अपॉन में V2 और अपॉन में T2। ठीक है, दोनों के मान लिख दिए, तो P1 V1 बटा में T1, P2 V2 बराबर T2 अपॉन में बराबर R। तो ये दोनों, इस P1 T1 को, इसको मैं PV लिख सकता हूं, है ना, वो पीछे वाले नियम में चलिए, बॉयल के नियम में, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, PV लिख सकता हूं और RT। और N के लिए, अगर यहां पर 1 मोल के लिए, अगर पूछे 1 मोल के लिए गैसीय समीकरण क्या है, 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए रहेगी PV बराबर RT, और अन्य यानी कि इन्फिनिटी या बहुत से कणों के लिए रहेगी आपकी PV बराबर nRT। यह बोलते हैं गैसीय अवस्था समीकरण, और इसे बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण, जो कि सैद्धांतिक रूप से सत्य है, प्रैक्टिकल में यह चीज संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज की दक्षता 100% नहीं होती, किसी भी चीज की दक्षता 100% नहीं होती, यानी कि इसका एक्यूरेट रिजल्ट हमें कभी नहीं मिलेगा, थोड़ी सी उसमें त्रुटि जरूर होगी। आदर्श, इसलिए आदर्श सिर्फ एक नाम है, काल्पनिक शब्द है आदर्श। हाँ, ये समीकरण आपसे जरूर पूछता है एग्जाम में, आदर्श गैस समीकरण क्या है, तो PV बराबर nRT, याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। आपको जो याद रखने वाली बातें हैं, ये सारा जो ताम जाम अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो चीजें याद रखनी है वो 3 बातें याद रख लेना। सर क्या क्या याद रखें, वो बता दो। T समानुपाती 1/V, पहली बात। दूसरी V समानुपाती, हाँ जी, T, और तीसरी P समानुपाती T। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। चौथी बात, PV बराबर nRT, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन थोड़े से अभी सोर्स नहीं है, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, और जो भी है वो अगली क्लासेस में आपको विशेष जानकारियां देंगे। और रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आने वाली है उस पर थोड़ा अपना फोकस करें, है ना, उसकी भी मैं आपको फुली डिटेल वीडियो दूंगा, जिसमें आपके कब से फॉर्म स्टार्ट होने हैं, कब से क्या कुछ पैटर्न है, सारी डिटेल में आपको जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है आपके साथ जानकारी साझा कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।